यही कोई दोपहर का 1-1:30 बजा था। वो और मैं काम से फारिग हुए तो इसने मुझे जल्दी से कहा, जल्दी करें वरना हम पकड़े जाएंगे। क्यों? मैंने हैरानगी से पूछा। इसने मुझे जवाब देने के बजाय टैक्सी ड्राइवर की कॉल रिसीव की और उसे उस जगह का एड्रेस समझाने लगी जहाँ हम खड़े थे, यानी जहाँ से ड्राइवर को पहुँच हमें लेना था। वो मेरी किसी बात का जवाब देने से बेहतर ख्याल कर रही थी कि मुझे खींच कर कम अज़ कम आज के दिन के लिए सारी दुनिया से दूर ले जाए, जहाँ वो मुझे सबसे छुपा कर अपनी सालगिरह मना सके। मुझे उसके तेज़ तेज़ रवैये पर हैरत हो रही थी। वो बहुत शौक हो रही थी, जैसे कोई चालाक लोमड़ी अपने शिकारी को जुल देकर जंगल फरार होना चाहती हो। इसकी जुम्बिश में तेज़ी थी और आंखों में फ़रार के तमाम कामयाब मंसूबे। इधर उसकी दोस्त की उसे बार बार कॉल आ रही थी, जो उसे उसकी सालगिरह पर लंच देना चाहती थी। मेरी हालत उस नासमझ बच्चे की सी हो रही थी जो भूख में लंच का मुतमन्नी भी हो रहा था और इस खदशे का शिकार भी हो रहा था कि अगर अभी इमारत के सदर दरवाजे पर इसकी दोस्त आ गई तो फिर उसके पास और कोई राह ना होगी कि वो मुझे मजबूरन छोड़कर अपनी दोस्त के साथ हो ले। इधर अक्टूबर के महीने में हमेशा की तरह मगरबी हवाओं की आमद की बिना पर जाती मानसून की कमज़ोर नमालूद हवाएं नहीफ होकर पलट रही थीं, अपनी बाकी मांदा नमी को समेट रही थी, मगर ताकतवर मगरबी सर्द हवाएं अब इतनी आसानी से इस नमी को बिना बरसे जाने देना ना चाहती थीं। गद आलू झपड़ों के साथ बारिश शुरू हो गई। उसने मौसम की करवट से मज़ा लेते हुए आसमान को देखा और फिर शौक़ी से कहने लगी, अब ज़रूर बारिश होगी। नहीं होगी, मैंने कहा, यह भादो भी नहीं, अक्टूबर है, जब मानसून अपना जल दिखाकर काफूर हो जाया करता है। वो शौक़ी से इतराई, अल्लाह ना करे बारिश हो, कहीं टैक्सी वाला ही ना आए और कुर्सियाँ मुझे आप पकड़ ले। मैंने कहा, अच्छा है ना, कुर्सी आ गई तो तुम्हारा लंच फ्री, वरना दूसरी सूरत में मुझे तुम लंच दे रही हो, तुम्हारा खर्चा हो जाएगा। वो कली की तरह चिटकी, हो जाने दे खर्चा, मुझे तो आपके साथ लंच करना है। मैंने शीन को एहसास दिलाते हुए कहा, देखो कुर्सियाँ तुमसे नाराज़ हो जाएगी अगर उसने हमें जाते हुए देख लिया और उसे पता चल गया कि तुम मेरी वजह से उसकी लंच के ऑफ़र को ठुकरा दिया। वो लच कर बोली, उफ़, आप डरा क्यों रहे हैं? अभी आ जाएगा टैक्सी वाला, फिर कुर्सियाँ वो कौन बताएगा, आप और मैं तो नहीं। हाँ, अभी अगर उसने हमें जाते देख लिया तो फिर और बात है। इसी इसना में टैक्सी हमारे पास आकर रुकी। शी ने उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अपने मोबाइल पर ऐप पर दर्ज नंबर से मैच किया और दरवाज़ा खोलकर बैठते हुए कहा, आ जाएँ, इससे पहले कि कुर्सी आ जाए। मैं फुर्ती से बैठ गया, बिल्कुल जैसे बस कोई देख ना पाए। वो गाड़ी के पिछले शीशे से पीछे सड़क पर दौड़ती ट्रैफिक को देखने लगी और कहने लगी, मुझे तो लगता है कि कुर्सिया की गाड़ी पीछे आ रही। फिर ड्राइवर से मुखातिब हुई, भाई जल्दी करो जल्दी। टैक्सी वाले ने तेज़ी से मोड़ काटा और मेन शाहराह पर गाड़ी को दौड़ा दिया। वो बार बार पीछे मुड़ते देख रही थी। मोटी मोटी बूंदें गाड़ी के शीशे से फिसल रही थी। इसी दौरान मैं उसकी शौकियों को सुर्ख रंग के बोल्टिंग पेपर पर जज़ब कर रहा था। टैक्सी वाला हमारी गुफ्तगू से महजूज हो रहा था और मैं सोच रहा था कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर टैक्सी वाला हमारे दरमियान की शोखी और हमारे दरमियान के खरे ताल्लुक़ को पहचान ले। अजनबी से क्या पर्दा। चंद मिनटों बाद तेज़ हवा के झक्कड़ बादलों को उड़ाकर अपने साथ लगे। मतलब साफ़ हो गया। हम एक रेस्टोरेंट पर उतरे और अंदर दाखिल हो गए। अंदर बड़ा खाबिदा माहौल था। चूँकि यह दोपहर का वक्त था इसलिए ज़्यादा ख़वातीन ही मौजूद थीं। हर टेबल पर 2 से 4 ख़वातीन मौजूद थीं जो सूप, राइस और दीगर किस्म के बूफे से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थीं। एक टेबल पर कोई 6 ख़वातीन मौजूद थीं जो कि फ़रागत, माहौल और जायके से इंजॉय कर रही थीं। शीन ने मेरे इन्हमाक को देखते हुए कहा, आपके तो बड़े मज़े आ रहे हैं। वो ऐसे ही कहा करती थी, जब मुझे खुश देखती तो ऐसे ही कहती थी कि आपके बड़े मज़े आ रहे हैं। ये नहीं कहती थी आपको बड़े मज़े आ रहे हैं। मैंने कहा, क्यों? वो हंसती, इतनी सारी ख़वातीन जो हैं यहाँ। मैंने शरारत से कहा, मगर सिर्फ 2 ख़वातीन ही पुरकशिश और जाज़ब नज़र हैं। वो पूरे हाल में नज़र दौड़ाने लगी। कौन है वो 2 खुशकिस्मत? मैंने संजीदगी से कहा, एक तो बेहद खूबसूरत है। उफ़, क्या चीज़ है। वो इश्तियाक से कहने लगी, अच्छा कहाँ पर है, दिखाएं मुझे, मैं भी तो देखूं। मैंने कहा, पहले दूसरे नंबर वाली देख लो, और मैंने एक तरफ को इशारा किया। उसने सुड़कते हुए उस तरफ देखा और कहा, वाकई प्यारी है। अच्छा वो पहली वाली कहाँ है, दिखाएं। और मैंने उसे कहा, तुम उसे नहीं देख सकती। क्यों? आखिर कहाँ छुपी है वो जो मैं नहीं देख सकती? मैंने कहा, ऐसा ही है। वो ज़िद करने लगी, बताएं ना, आखिर वो यहाँ नहीं यहीं है, बल्कि वो मुझे अभी भी नज़र आ रही है। मैंने उसे जच होते देखकर शरारत से कहा, बस फिर तो वो कोई जिन्नी है जो सिर्फ आप ही को नज़र आ रही है।
اسے بے چین دیکھ کر مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ میرے بالکل سامنے بیٹھے ہیں، بالکل سامنے، اسی ٹیبل پر۔ ہاں شین، وہ تم ہی ہو، اور واقعی تم سچ مچ سب سے حسین ہو، کوئی اور نہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ مسکرا دی۔ اس نے صرف اتنا کہا، واقعی؟ میں اور شین کوئی سال بھر سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک مختصر سے عرصے میں ہم ایک دوسرے کے ایسے قریب آ گئے جیسے ہم اجنبی نہ ہو۔ سچ تو یہ ہے میں کھانے سے زیادہ اس جلد پری کی قربت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے شین کو دل و جان سے چاہا تھا، میں اپنا دل اور جان دونوں اس پر وار چکا تھا۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ وہ ایک ایک لقمہ لیتی اور میں اس جل پری کو دیکھتا رہ جاتا۔ وہ پانی کا گھونٹ پیتی اور ٹھنڈک میرے سینے سے اترتی چلی جاتی۔ وہ میری کسی بات پر دھیمے سے مسکراتی اور تبسم میرے ہونٹوں سے ہوتا ہوا روح میں جلترنگ سا بجا دیتا۔ وہ میرا مان تھی، افتخار تھی۔ وہ 1.5 گھنٹہ چٹکی میں گزر گیا، اور وہ چٹکی 1 سال پر محیط ہو گئی۔ آج اس کی سالگرہ کا دن ہے۔ اس سے پیچھے کئی صدیاں بیت گئیں۔ میں نے ان صدیوں میں پتھر توڑے ہیں، دھاڑتے پانیوں کے دھاروں کو اپنے بازوؤں سے پچھاڑ کر پرے دھکیلا ہے۔ میں نے فرقت کی سیاہ راتوں کو اپنے ہجر کی اندھی آنکھوں سے جھیلا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو زخمی حالت میں بمشکل اٹھا کر لا حاصل ہسپتال خود اپنے کاندھوں پر لایا ہوں، کیونکہ زمانے کی کوئی بھی ایمبولینس میرے زخمی وجود کو اٹھا کر لانے سے قاصر اور انکاری تھی۔ شہر کے سرخیل کا حکم تھا کہ مجھے مرنے دیا جائے۔ اب دن ڈھلنے کو ہے۔ اگر شین نے آج فرقت کی سالگرہ پر درد و اندھوں سے اٹے کیک کو زخمیدہ روح کے قرض کی دھار سے کاٹا ہے، تو اس کا ایک ایک آنسو میرے خالی دامن کے یقین کا خزانہ ہے۔ اور اگر آج اس نے خود پسند خوشی اور انبساط سے خوشی کا دیا دھواں کیا ہے، تو اس نے آج میرا خطبہ بنایا ہے، اور اس پر جدائی کی نامعلوم تاریخ کے معراج کے بعد میرے خلوص کی لاش کو دفنایا ہے۔